नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक। मेरा नाम है पारुल और हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए जो बेस्ट बुक हमारे मार्केट में अवेलेबल है उनके प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं दोस्तों, ताकि हम अपनी एक बेहतर तैयारी कर सकें और अपनी तैयारी का इवैल्यूएशन कर सकें। और हमारे सेकंड प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। एक पहला प्रैक्टिस सेट मैं आपको कल करा चुकी हूँ, तो आज हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट है। आइए चलते हैं, आज इसको प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं और देखते हैं हमारी तैयारी कितने अच्छे स्तर की है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल विजिट कीजिएगा इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आइए दोस्तों, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आए तो। आइए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपको 20 सेकंड का समय दूंगी दोस्तों अपने खुद से क्वेश्चन को करने के लिए। आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा या फिर 2x पे करके देखिएगा, जिससे कम समय में आपको ये कवर हो जाए और ज़्यादा आपका समय ना लगे। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट इंद्र, सेकंड विष्णु, सी सूर्य और डी ब्रह्मा। बताइए दोस्तों। मैं बता देती हूँ दोस्तों, इंद्र। ये ऑप्शन हमारा विल भी करेक्ट होगा फर्स्ट क्वेश्चन। ये इंद्र जो देवता थे दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता थे। इनको बारिश का देवता और जो हमारी दैवीय जो आपदाएं होती जी, जितने भी बाढ़ आती थी, भूस्खलन आती थी, तो वो सब की सब इंद्र के ही रिगार्डिंग समझी जाती थी। तो इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो पूजा की जाती थी वेदों में, ऋग्वेद में ही इंद्र की ही पूजा की जाती थी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? करिए आप क्वेश्चन। दोस्तों इसका आंसर जो होगा ए करेक्ट होगा। जेम्स प्रिसेप ने 1837 में सबसे पहले अशोक के एक अभिलेख को पढ़ा था। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? दोस्तों वास्तविक पूछा है इन्होंने, ये थोड़ा क्वेश्चन को भी बिल्कुल ध्यान से पढ़ा कीजिएगा और इसमें एग्जाम में, क्योंकि कभी कभार ना एक सिली सी मिस्टेक्स हो जाती है और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन को बड़े पेशेंस के साथ पढ़िएगा तब भी पढ़े, क्योंकि ये सिली मिस्टेक्स होती ही हैं, एक दो क्वेश्चन में हो ही जाती हैं। इसीलिए थोड़ा इनसे बचना और क्वेश्चन को बिल्कुल एक एक वर्ड से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना। आप चलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या है दोस्तों? वास्तविक संस्थापक हमारा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम हमारे वास्तविक संस्थापक। वैसे गुप्त साम्राज्य के दोस्तों जो सबसे पहले गुप्त साम्राज्य की जो नींव रखी थी वो श्रीगुप्त ने रखी थी। श्रीगुप्त ने रखी थी 319 में BC, 319 BC में श्रीगुप्त ने रखी थी। बट जो उसका वास्तविक संस्थापक, ये कुछ समय के लिए इसी तरीके से रहे, जो उनका वास्तविक संस्थापक कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों, दिल्ली पर राज करने वाली महिला, पहली महिला शासिका कौन थी? ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आप इसको तो सभी जानते होंगे। इसका आंसर है दोस्तों, बताइए आप लोग। इसका आंसर विल बी सेकंड, रजिया सुल्तान। फिफ्थ क्वेश्चन पे आता है। धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? धन निष्कासन आप दोस्तों सोचते होंगे, ड्रेन थ्योरी जो थी कि हमारे भारत से सारा धन निकाल कर ब्रिटेन में भेजा जा रहा है, जिसका हमें कोई वो उसके बदले में हमें कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, कोई वस्तुएं नहीं दी जा रही है, और बस हमारा सारा का सारा धन ब्रिटेन में जाके शिफ्ट हो रहा है। तो किसने दिया था सबसे पहले? किसने विरोध किया था इसका, बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसका आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं। सबसे पहले आपको पता होगा 1867 में एक लंदन में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने इस कॉन्सेप्ट को बताया था कि हमारा का सारा धन लंदन में भेज दिया जाता है, जिसका हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। दादा भाई नौरोजी ने, उनका एक आर्टिकल छपा हुआ था, उनका जो बुक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसी में ये आर्टिकल था। तो वो ही उन्होंने लंदन में जाके स्पीच दी थी। सरोजनी, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरोजनी नायडू किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का, सरोजनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? ये क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों, भारत की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है, आप लोग याद रखिएगा। तो इसको आप बताइए। दोस्तों ये आंसर होगा हमारा 1925 में। 1925 में जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू।
और उससे ही जस्ट पहले 1924 में एक महात्मा गांधी ने की अध्यक्षता में बनाया गया था, वो भी क्वेश्चन पूछा गया है जो बेलगांव में हुआ था। चलो आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 7th पे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। टाइम स्टार्ट नाउ। आइए आंसर विल बी गोपाल कृष्ण गोखले। दादा महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले थे। उन्होंने ही सबसे पहले जब ये साउथ अफ्रीका से भारत में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा था 1901 में कि आप सबसे पहले अपने कान बंद करके और मुंह बंद करके पूरे भारत का भ्रमण कीजिए 1 वर्ष तक, तब आपको खुद ही सभी स्थिति समझ आ जाएगी। चलिए दोस्तों, मैं एडिशनल फैक्ट इसलिए थोड़ा आपको बता के चल रही हूँ कि आपके थोड़ा माइंड में स्टक हो जाए ये पॉइंट, आप इससे रिलेटेड थोड़ा फैक्ट भी याद हो जाएगा। अगर आपको ये लगे कि मुझे स्पीड से कराना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। 8 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाइए। बंगाल विभाजन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड। बताइए दोस्तों, इनका क्रोनोलॉजी बताइए। देखिए दोस्तों, बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था, जो खेड़ा आंदोलन 1928 में हुआ था, वो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। तो आप इनकी क्रोनोलॉजी लगाइएगा। अब इसका जो आंसर होगा ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया था? आंसर लगाइए। ऑप्शन है 1937, 38, 39 और 40। हाँ दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार चुने गए थे दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस, एक त्रिपुरा के अधिवेशन में, एक हरिपुरा के अधिवेशन में। फिर 1937 में भी दोबारा से जब पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी ने अपनी ओर से उठाया था, बट वो हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। तो उन्होंने फिर गांधी जी ने मना कर दिया था कि हम आपकी कार्यकारी प्रणाली में साथ नहीं देंगे। तो इस वजह से महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया था और वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में ही। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 10वां क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय बहुत पॉपुलर नारा है, सभी लोग जानते होंगे। आंसर बताइए बिना सोचे समझे ही। आंसर होगा हमारा महात्मा गांधी। 1942 में दोस्तों भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में। तो उसका जो पहला ही दिन था 8 अगस्त, और 9 अगस्त से ऑपरेशन शुरू हो गया था, और 9 अगस्त में ही ये सारे जितने भी हमारे पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट थे वो सब गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने मुंबई में करो या मरो का नारा दिया था। अब चलिए, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है दोस्तों? बताइए। यांगत्से नदी, अमेजन नदी, येनिशई नदी और नील नदी। एशिया की दोस्तों, एशिया सबसे इम्पोर्टेंट, एशिया, क्योंकि ये सभी बड़ी और लंबी नदियाँ हैं। अब चलते हैं, एशिया की सबसे लंबी नदी दोस्तों यांगसी होगा। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है, जो कि चाइना के तिब्बत वाले पठार से निकलती है दोस्तों, और वो जो पीला सागर के पास गिर जाती है यांगसी, और एक वो जो उसकी हांगो नदी है, दोनों पैरेलल सी चलती हैं काफ़ी टाइम तक। और ये जो अमेजन नदी है दुनिया की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, इसको एलिमिनेट करके भी कर सकते थे क्योंकि इसने एशिया की पूछा है। अमेजन नदी साउथ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की है। नील नदी जो है दोस्तों वो अफ्रीका महाद्वीप की है, और ये निसाई नदी कोई है ही नहीं, तो इसीलिए यांगसी नदी आप एलिमिनेट करके भी कर सकते थे। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पर्वत श्रृंखला दी गई है दोस्तों, महाद्वीप दिया गया है, हिमालय, एंडीज और रॉकी। हिमालय तो आप जानते ही होंगे, चलिए करिए। हिमालय दोस्तों हमारे एशिया महाद्वीप में है, इंडीज हमारे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, और रॉकी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में है। तो आंसर विल बी बी। आंसर हमारा बी होगा। 13 क्वेश्चन पे आते हैं। कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति क्या अनुसार दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों कोयला के रिजर्व पूछा है दोस्तों, प्रोडक्शन होता है, एक रिजर्व होता है, उत्पादन और भंडारण। लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अभी की जो रिपोर्ट आई थी
खनन मंत्रालय में माइन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई थी जो, उसी में आप बताइए कौन सा स्थान है। तो ये आंसर हमारा 5वां होगा। और जो हमारा ये जो प्रोडक्शन में दोस्तों सेकंड है। और फिर 14 क्वेश्चन आते हैं। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? पूर्व का एथेंस, एथेंस जैसे कि यूरोप का एक राजधानी है एथेंस, ग्रीक देश की राजधानी है। तो किसको कहा जाता है पूर्व का एथेंस? यूपी में मदुरै को, सॉरी भारत में मदुरै को कहा जाता है दोस्तों। अब चलते हैं। गांधीनगर राजधानी है, किस राज्य की राजधानी है गांधीनगर? ये को तो बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है, गुजरात हमारा नो डाउट आंसर होगा। 16 क्वेश्चन में भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्योंकि पंचवर्षीय योजना अब नहीं बनती है, इसीलिए थीम योजना आयोग का विषय था। और किसकी थी इसीलिए पूछा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और केंद्र एवं राज्य सरकारें। तो दोस्तों योजना बनाने तो योजना आयोग ही बनाएगा, इसका सिंपल सा आंसर है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? मतलब जो बैंकों के सबसे ऊपर हेड होता है, तो इसीलिए बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो आप बताइए सभी बैंकों के ऊपर का हेड कौन होता है? आपको पता होगा। इसका आंसर हमारा होगा RBI को। 1935 में इसको एस्टेड किया गया था दोस्तों। हिल्टन यंग समिति, ये भी पूछ लिया जाता है किस समिति के द्वारा इसको बनाया गया था? हिल्टन यंग समिति के द्वारा। सेज, आप इसको सेज का फुल फॉर्म बताइए। आंसर विल बी बी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। हरित क्रांति की सफलता में सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? मतलब हरित क्रांति जो सफल हुई थी वो किस बेस पे हुई थी? आप ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, बीजों के उच्च पैदावार किस्म और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपने हरित क्रांति के बारे में पढ़ा होगा। नॉर्मन बोरलॉग ने इनको विकसित किया था और भारत में इसका श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है। तो इसमें सभी चीज़ों का यूज किया गया था दोस्तों। इसमें सबसे ज़्यादा रासायनिक पेस्टिसाइड बहुत यूज किए गए थे, उर्वरक कीटनाशक, सिंचाई सुविधाओं को डेवलप किया गया था। और जो बीजों की उच्च पैदावार ताकि वो अच्छे से अच्छे पैदावार दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा, इन सब पे को ध्यान दे के ही हरित क्रांति, इन दोनों को उनका नाम ही हरित क्रांति दिया गया था। इन सबको मिला के ही उसको हरित क्रांति कहा गया था। 20 क्वेश्चन पे आते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का क्या पूर्ण रूप क्या है? बैंकिंग क्षेत्र में आता है दोस्तों CBS। तो इसकी फुल फॉर्म में C को पूछा गया है कि C किसको रेफरेंस में आता है। आंसर हमारा होगा कोर बैंकिंग। CBS की फुल फॉर्म दोस्तों होती है कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग CBS की कोर बैंकिंग सिस्टम होता है। तो C स्टैंड फॉर कोर। 21 क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपकी सिंपल से बिना ऑप्शन बताइए आप किस देश के संविधान से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स दोस्तों? ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। 22 क्वेश्चन। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के वर्ग में आता है? मतलब धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर इसमें किस संविधान के आर्टिकल में कहा गया है कि इसके बेस पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जो हमारे धर्म पे, रिलीजियस के, मूल वंश होगा, जाति पे, कास्ट पे, हमारे लिंग पे, इस तरीके पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो इसको कौन सा प्रोहिबिट करता है, कौन सा आर्टिकल? ये किस आर्टिकल के अंडर में आता है? क्योंकि हमारे 6 तरीके से बटे हुए हैं ना, राइट टू फ्रीडम, इस तरीके से राइट टू ये अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसी तरीके से 6 वो बटे हुए हैं। राइट टू इक्वलिटी जो 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी, 18 से 22 तक राइट टू फ्रीडम है, 22 से 23 तक वो अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और फिर हमारा रिलीजियस, राइट टू रिलीजियंस, राइट टू एजुकेशन, इस तरीके से हमारे 6 भागों में बटा हुआ है। तो आप ये बताइए किस में आता है? C समता के अधिकार में आता है। क्योंकि ये आर्टिकल दोस्तों धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा, ये आर्टिकल 15 में आता है। तो जो और 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी है, तो समानता के अधिकार में आएगा। 23 क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत पॉपुलर और सिंपल क्वेश्चन है, 5 वर्ष का होगा। नेक्स्ट पे आता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? और दोस्तों जिस तरीके से इसमें बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, इसी तरीके आपको पेपर में मिलेंगे। पॉलिटी के बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो राज्यपाल का राज्यपाल किस आर्टिकल से रिलेटेड है, ये पूछना चाह रहा है। जो राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, बताइए दोस्तों। आंसर होगा हमारा 153। तो 25 पे आते हैं। किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 के नगर पालिकाएं जोड़ा था, बताइए दोस्तों। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था? आंसर होगा हमारा ए 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये। और 73rd से दोस्तों हमारी ये जो पंचायती राज जोड़ा गया था, इसमें भाग 9 जोड़ा गया था। ये भाग 9 के 74th में जोड़ा गया था। समय की एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट जो आती है, आपसे बताइए समय की। आप खुद सभी लोग जानते होंगे समय की। डी सेकंड। कांसा किसकी धातु मिश्र धातु होती है दोस्तों? तांबा और टिन, तांबा और जस्ता, तांबा और लोहा, लोहा और निकिल, बताइए दोस्तों। ए आंसर हमारा होगा ए तांबा और टिन। आवर्त सारणी सबसे सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? पीरियोडिक टेबल है हमारी, जिसको अलग अलग टाइम में उसमें मॉडिफिकेशन किए गए, और जो हमारे किसके समय में किसके द्वारा दी गई थी? डेमेत्री मेंडलीव, ओटो ब्लाथी, योहानेस केपलर और माइकल फैराडे, आप बताइए। आप इसका आंसर होगा दोस्तों डेमेत्री मेंडलीव के द्वारा हमारी आवर्त सारणी दी गई थी। बट जो अगर क्वेश्चन आए कि फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक पीरियोडिक टेबल के फादर कौन है, वो हेनरी मोसले होंगे, जिन्होंने 1913 में बनाया था। उन्होंने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल को सजाया था। जो हमारे आधुनिक फादर वो ही कहे जाते हैं। बट जो उनका बेस दिया था, इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से सभी तत्वों की रिएक्शन कर करके उनको जो एक बेस दिया था, वो सबसे पहले मेंडलीव ने ही दिया था। तो अब चलते हैं दोस्तों 29 पे। निम्नलिखित में से कोशिका अंगक को कोशिका का आत्मघाती थैली, मतलब सुसाइडल बैग ऑफ सेल जो कहते हैं ना, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, वो किसको कहा जाता है, बताइए। सूत्रकणिका, केंद्रक, केंद्रिका और लैंका। ये दोस्तों हिंदी में हो गया है कुछ ज़्यादा, तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसको कहा जाता है दोस्तों लाइसोसोम जो आता है। आप लैंकाए और ये सूत्रकणिका, थोड़ा ये सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। लैंकाए आई डोंट नो अबाउट दैट, मैं भी भूल गई हूँ। और हिंदी आप इंग्लिश में इसको याद रखना, लाइसोसोम जो होता है। इंग्लिश वाला वर्जन चेक कीजिएगा, उसमें आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से नेक्स्ट पे 30 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? बहुत पॉपुलर है टाइलिन। ये दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे मैथ्स का आ गया है। 6√2/5√3 और √2 + √18 का मान बताइए। तो इसका आंसर आप सीधा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप इसको इस तरीके से सोल्व कर लीजिएगा रेशनलाइजेशन करके। इसका 31 में ए हमारा आंसर होगा। खुद से सोल्व करना दोस्तों इसको। अब 32 पे आते हैं। ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, और सी का भार ए का भार बी से 20% अधिक है, और जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है। तो ए का भार दोस्तों बी के भार से, ये बना लेते हैं हम ए बी और सी। ए का भार बी के भाग से, तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा जब 20% अधिक है बी से। और जिसका भाग सी के भाग से, ए का भाग सी के भार से 30% अधिक है, तो ये अगर 10 है तो ये 13 हो जाएगा। अब इन दोनों को कॉमन कर लेंगे, इसको 13 से करके, इसको 6 से करके, तो इसमें ये 130 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 65 हो जाएगा। तो ए का भार किसका पूछा है दोस्तों? ए का भार सी के भार से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये दोस्तों नहीं दोस्तों, इसमें 6 का मल्टीपल हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये 78 हो जाएगा। तो ये कितना पूछा है? ए का भार सी के भार से, सी का भार है 60 के रेफरेंस में ये रख देंगे दोस्तों 18 और इसको मल्टीपल कर देंगे इंटू 100 से, क्योंकि इसने प्रतिशत में पूछा है। तो और इसका आंसर हमारा इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। और हमारा आंसर क्या होगा?
आप थोड़ा सा इसको सही से करिएगा, इसी बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ऐसे ही हो जाएगा। इसका आंसर 56 हो जाएगा। और 33 में आते हैं 0.87। ये दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला ही है, तो नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पूछा गया है इसके थ्रू से। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी वाला जो होता है तो ऊपर ए प्लस बी रह जाएगा दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 33 का डी 1, क्योंकि ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ए प्लस बी को 0.87 और 0.87 और 0.13 को ऐड करके 1 आएगा, तो इस वजह से हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो 22:1/2% को भिन्न के रूप में लिखे, तो इसमें परसेंटेज नीचे लगा देना है दोस्तों। भिन्न को अगर रूप में लिखना है तो नीचे लगा देना है। तो इस तरीके से ही हमारा क्या निकल के आएगा 34 में, ये हमारा डी ऑप्शन हमारा 9/40। और हमारे 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। अगर उनके पिता को शामिल किया जाता है तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। तो मतलब 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है दोस्तों। इस तरीके से इसको कैसे करेंगे, 15 वर्ष 4 भाइयों की औसत आयु है, और उनके पिता को शामिल किया जाता है तो 5 साल बढ़ जाता है। तो पिता मतलब 5-5 साल सबकी आयु बढ़ा देते हैं, तो कितनी तो वो बढ़ाने में लगा देंगे, 5 चौक 20 साल तो बढ़ाने में लगा देंगे, और 15 वो खुद लेके आए होंगे क्योंकि उसको इक्वल रखना था। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा 15 30 और 20। ये गड़बड़ हो गया है कहीं दोस्तों, पिता की आयु वर्षों में। हाँ, उनके पिता, अगर उनके पिता को भी शामिल कर दिया जाता है तो औसत 5 साल बढ़ जाता है, सभी का औसत 5 साल बढ़ जाता है। 4 भाइयों की जो औसत आयु है वो 5 साल है, तो इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर वैसे ए होगा। तो सभी लोग 20 के हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, इस तरीके से अगर वो सभी का औसत 5 साल बढ़ जाता है तो सभी का औसत 20 साल हो जाएगा। जो 15 है 20, और 20 वो खुद लेके आए हैं, तभी तो मेंटेन रखेंगे, सभी को 20-20 कर देंगे वो। तो इसलिए उनकी आयु खुद की 20 होगी, और 4 लोगों की उसने 4-4 5-5 बढ़ा दी। तो 20 तो बढ़ाने में लग गया, 5-5 4 जगह 20 तो बढ़ाने में लग गया, और 20 वो खुद लेके आए, तो आंसर हमारा 40 हो जाएगा। और तरुण किसका विलोम है? बालक, युवा, वृद्ध, अबला, बताइए। सी आंसर होगा वृद्ध। अरे नहीं, सी तरुण वृद्ध। दोस्तों इस तरीके से मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ। बालक नहीं होगा तरुण का, युवा भी नहीं होगा, अबला भी नहीं होगा, और वृद्ध, तरुण को कहते हैं वृद्ध। और जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, ये दोस्तों 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? असूर्यम पश्चा। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम दोस्तों आकाश या अंतरिक्ष को कहते हैं, तो इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है आपको ये देखना है। अंतरिक्ष भी होता है, अंबर भी होता है, नभ भी होता है, पीयूष नहीं होता, पीयूष अमृत का होता है दोस्तों। सेवा को सवा शेर, शेर को सवा शेर। दोस्तों लोकोक्ति आ गई है, कहते हैं ना ये उसके जैसा ही उसको मिल गया इस बार। एक से बढ़कर दूसरा होना, इसका आंसर क्या होगा? एक से बढ़कर दूसरा होना। 40 पे आते हैं। सूरज का तात्वा घोड़ा, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? बहुत पॉपुलर रचना है दोस्तों, ये तो आप याद रखे होंगे। गुनाहों का घोड़ा, गुनाहों का देवता तो बहुत ही पॉपुलर क्रिएशन है धर्मवीर भारती की। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की क्रिएशन है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन अपने में। हमारा 41 to 45 हमारा साइंस वो पैराग्राफ होगा इंग्लिश का। इसमें हमारे मैं आपको सीधा आप पैराग्राफ खुद से पढ़िएगा, और इसी में सब कुछ मेंशन है। बहुत ईजी सा पैराग्राफ है, सब कुछ इसी में लिखा हुआ है, आपको खुद मिल जाएगा एक बार पढ़ने के बाद कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठा है। तो 41 क्वेश्चन मैं आपको सीधे बताऊँगी, उनका आंसर। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इवैल्यूएशन? व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इवैल्यूएशन? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कहते हैं ना, एग हमारा बाहर आता है, कुछ इस तरीके का आप समझ ले। जब ओवरी से एग बाहर आता है, इसको क्या कहते हैं? इसको 41 में हमारा ए आंसर होगा, जेनेटिक वेरिएशन होगा आंसर। 42 पे आते हैं। सब सहारन अफ्रीकन हैज़ लॉस्ट हाउ मैनी ब्लैक राइनोज जेनेटिक्स लीनेज इन 200 ईयर। तो ये हमारा ऑप्शन हमारे पैराग्राफ में इसका आंसर है, तो हमारा आंसर क्या होगा? सी 44। और 43 पे चलते हैं। जेनेटिकली यूनिक ब्लैक राइनोसेरस हैज़ बीन लॉस्ट इन ऑल ऑफ द
फॉलोइंग कंट्रीज एक्सेप्ट किसके, मतलब सभी कंट्री में लॉस हो चुके हैं, तो किस कंट्री में अभी बचे हुए हैं। 43 में आता है हमारा ए तंजानिया में, 44 में आते हैं। 3 तो दोस्तों हमारे पैराग्राफ के क्वेश्चन आएंगे और 2 हमारे ग्रामर से आएंगे, जैसा कि मैंने आपको जब अपना स्ट्रेटजी शेयर की थी उसमें बताया था। और अब 44 पे आते हैं, गिव द सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। ब्रेक थ्रू का बताइए सिनोनियम। 44 बी डिस्कवरी। और एंटोनियम बताइए, गिव द एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। 45 क्वेश्चन में ब्यूएंट का हमारा आंसर क्या होगा 45 में, डी वेटेड, जिसका ज़्यादा वेट होता है। 46 में आता है, दिए गए विकल्पों में संबंधित, ये रीजनिंग आ गई है, शब्द का चयन कीजिए। कनाडा की राजधानी ओटावा और क्यूबा किसकी राजधानी है बताइए। क्यूबा किसकी राजधानी है हमारी, हवाना की। क्यूबा की राजधानी, सॉरी क्यूबा एक देश है, उसकी कैपिटल पूछा है हवाना, जैसे कनाडा की कैपिटल पूछा है। एक निश्चित कूट में 47 पे आता है, निश्चित कूट में यदि डबल को फ्रिगिल FRYGRL लिखा जाता है तो उसी कोट में इसको क्या लिखेगा, METHYL को क्या लिखा जाएगा, अब बताइए। तो दोस्तों इस तरीके से इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। D +2 का किया हुआ है, O में +3 किया हुआ है, O से R में +3, U से R में +4 किया हो गया है, और +5 +6 +7 इस तरीके से एक एक करके आगे बढ़ा हुआ है। इसी तरीके से इसमें भी ये लगा के हमारा आंसर क्या होगा, A FQYFRL हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 48 पे। स्वाति अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है। अनिल की माँ गौरी है, कामिनी गौरी की माँ है, कामिनी का पति गौरव है, पूनम गौरव की सास है, और स्वाति का गौरव से क्या संबंध है। तो आप इस तरीके से इसको डायग्राम से बनाएंगे तो ये बहुत ईजिली बन जाएगा। और मैं आपका आंसर बता रही हूँ, सी इसका आंसर होगा, परपोती या परनातिन। अब चलते हैं अपने करंट वाले रीजनिंग में 49 क्वेश्चन पे। 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो आप ये कोड जो होते हैं, महीने के कोड दिन में लगा के और शताब्दी के कोड लगा के इसका आंसर आ जाता है। 49 में हमारा आंसर होगा बी मंगलवार। 50 पे आते हैं, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 कोडिंग वो आ गया है, ओड और इवन में 3 एक जैसे हैं जबकि एक अलग है। अलग बताइएगा कौन सा है, बताइए आप लोग। आंसर हमारा ए होगा, सर्टेन, निश्चित। 51 पे आते हैं, मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित पेपरलेस होने वाली पहली विधानसभा कौन सी बनी है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन बना दोस्तों ये एक टाइम में। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा नागालैंड। नेक्स्ट पे आते हैं, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी वर्चुअल रूप से कहाँ पे हुई थी, अब बताइए। जहाँ पे मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ, जहाँ पे फूड इमरजेंसी लगी हुई है वहीं पे हुई है श्रीलंका। हमारा आंसर होगा श्रीलंका। वहाँ पे भी क्राइसिस हो रखा है दोस्तों, इमरजेंसी लगी हुई है। 53 पे आते हैं, जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, बताइए किसको। आंसर हमारा दिनकर गुप्ता। 54 पे आते हैं, जून 2022 में कौन सा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली छात्रा कौन बनी है। जो पहली बार NDA का बैच बनाया गया है ना फीमेल का, इससे पहले NDA में फीमेल नहीं जाती थी, तो फर्स्ट बैच आया, तो उसमें टॉप किसने किया है आप बताइए। ए सनन ढाका। आप चलते हैं 55 पे। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है कॉम्पिटिटिव में, बताइए। ये इंडेक्स पूछ लेता है दोस्तों यूपी SSC करंट बड़ी अच्छी पूछता है, एक लेवल की करंट पूछता है आजकल। D37। 56 पे आते हैं, जून 2022 में किन 2 शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई। दोस्तों UDA और LDA में भी क्वेश्चन आया था कि भारत गौरव योजना ही उसमें पूछा गया था कि किस प्रोजेक्ट के तहत वो हमारी निजी ट्रेन टूरिस्ट पैलेस पे चलाई जा रही है। तो पहली कहाँ से चलाई गई है 56 में, बी कोयम्बटूर टू
कोयम्बटूर, उत्तर से साई सीढ़ी तक। दोस्तों एक दिल्ली से भी चलाई गई है नेपाल के मध्य, कई सारी ट्रेन चलाई गई हैं टूरिस्ट के लिए। और 57 में 18,000 आई थिंक इसमें हमारा फेयर होता है। अप्रैल 2022 में कौन सा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? जिला दोस्तों ये होगा हमारा आंसर होगा सांबा जिला। जम्मू कश्मीर का सांबा जिला देश का पहला ऐसा जिला बना है जिसके 100% घरों को ही वो हेल्थ कार्ड दिए जाते हैं। तो आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड 5 लाख रुपए का, जिसमें बीमा कवर दिया जाता है पूरी एक फैमिली के लिए। 1 वर्ष में वो रिन्यू हो जाता है, फिर से 5 वर्ष के लिए वो 5 लाख के लिए वो जिला है सांबा। और 58 पे आता है, भारत के किस शहर ने विश्व की ट्री सिटी का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? तो दोस्तों पहली बार जो बनी थी वो हैदराबाद बनी थी इससे पहले, और जो इस बार हैदराबाद और मुंबई 2 बार बनी है, तो इसलिए हैदराबाद ने दोबारा से इसको जीता है। और 59 पे आते हैं, जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? जो दोस्तों बहुत चर्चा में रही और जिसका बहुत प्रोटेस्ट भी किया गया बहुत बड़े ह्यूज लेवल पे। परेड दी एंड हुआ कुछ नहीं, गवर्नमेंट की चलती है हर जगह पे। अग्निवीर योजना, अग्निवीर योजना। देखो अग्निपथ और अग्निवीर में कन्फ्यूजन हो सकता है, बट ये बहुत पॉपुलर है इसीलिए ध्यान रखिएगा। अग्निपथ योजना दोस्तों, इस अग्निपथ योजना तो अग्निवीर उनके थ्रू रखे जाएंगे। देखो कंफ्यूज हो सकता है, मुझे भी कन्फ्यूजन हो गया। अग्निपथ योजना है, उनके थ्रू अग्निवीरों को रखा जाएगा। जो 4-4 साल वाला प्रोजेक्ट बनाया गया है, अभी 4 साल बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। 60 में आता है, जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? बताइए। आंसर होगा हमारा ए, कनाडा। 61 पे बगदाद की राजधानी पूछी है दोस्तों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बगदाद किसकी राजधानी है, किस देश की? इराक की राजधानी है बगदाद। चिराव का लोक नृत्य है, किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? मैंने आपको लोक नृत्य वाली सीरीज कराई हुई है, आप इसको विजिट कीजिएगा एक बार देखने के लिए। हमारा आंसर क्या होगा? ए, मिजोरम। चिराव मिजोरम का नृत्य है। 63 पे आता है, कितने राज्य भारतीय सीमाएं भूटान की सीमा से लगाते हैं? कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमाओं से लगती है? ये भी दोस्तों मैंने अलग से आपको सीरीज कराई हुई है, भारत और पड़ोसी देशों वाली। बताइए भूटान से। और ये मैंने आपको बहुत डेप्थ में बताया था कि क्योंकि पश्चिम बंगाल से दोस्तों लगती है हल्की सी सीमा, बट बच्चे उसको भूल जाते हैं। 4 भूटान से 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं भूटान से। एक सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। 64 पे आते हैं, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? ये रिसर्च संस्थान जो पूछे जाते हैं सिलेबस में स्टैटिक वाले पोर्शन में ही है, इसका आंसर हुआ डी, पुणे में। 65 पे आते हैं, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है दोस्तों? बताइए बताइए। 65 का आंसर हमारा होगा डी दोस्तों। लेडी विद द लैम्प एक ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, एक बहुत ही फेमस वो नर्स थी जो रात में लैंप लेके चलती थी, और जो भी वर्ल्ड वॉर में जितने भी लोग घायल हुए थे, जितने सिपाही घायल हुए थे, उनको उसने अपना एक हॉस्पिटल बनाया हुआ था, उनको उसमें ले जाके उनका खुद से ट्रीटमेंट करती थी। ये आज की डेट में फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम से एक अवार्ड भी दिया जाता है नर्स वाले स्टाफ में। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको थोड़ी इसकी बायोग्राफी बता दी। वर्ल्ड टीओ में कितने सदस्य होते हैं? ये कुछ ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन हो गया। 66 में आंसर होगा डी, 164। 67 में फील्ड मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का क्या नाम है? फील्ड मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला है दोस्तों डी, मेरिना वियाजोवस्का। मेरिना वियाजोवस्का। अब चलते हैं 68 पे, पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ, सी, राम बहादुर रॉय। इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों, बहुत चर्चा में रही है, करंट की क्वेश्चन है ये। और 69 पे आते हैं, जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 21-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसको हरा के जीता है? पहली बार जीता है किसी को हरा के दोस्तों, बताइए। हमारा आंसर होगा बी, मुंबई को हरा के। 70 पे आते हैं, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? बहुत पॉपुलर है, 5 जून को। और दोस्तों हमारा ये 71 to 75
हमारे एक पैराग्राफ पे क्वेश्चन होंगे हिंदी के, तो मैं आपको सीधे सीधे क्वेश्चन बताऊंगी, पैराग्राफ में से आप खुद से निकाल के क्वेश्चन पढ़िएगा। 71 क्वेश्चन पे आते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग और प्रत्यय से बना है? दोस्तों बेसिक का क्वेश्चन है, आध्यात्मिकता, इसमें उपसर्ग क्या लगा हुआ है और प्रत्यय क्या लगा हुआ है ये बताना है। छाटिए, तो हमारा होगा इसमें अधि, अध्यात्म में अधि तो हमारा उपसर्ग लगा हुआ है, इक उड़ता हमारे प्रत्यय, आध्यात्मिक इक वाला, क्योंकि जो हमारा रूट वर्ड होता है तो हमारा ध्यात्म होता है दोस्तों, ध्यात्म, तो उसमें से अधि, अध्यात्मिकता, इक और ता अलग अलग हमारे प्रत्यय हो गए। ऐसे 72 पे, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते हैं जो, हमारे पैराग्राफ में दोस्तों आपको इसका आंसर मिलेगा, आप उसमें से पढ़ेंगे तो इजीली वहीं पे आपको एज इट इज वर्डों में मिल जाएगा। 72 में डी, सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहें। 73 पे आते हैं। कठोर सत्य किसे कहा गया है? बताइए आप लोग। आंसर विल बी भौतिक शरीर की नश्वरता। कठोर सत्य कहा है जो हमारा शरीर है इसको एक दिन मरना है, ये है कठोर सत्य। और फिर चलते हैं दोस्तों 74 पे। निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? आंसर विल बी डी, अच्छे कर्मों के नाम से अमर कर लेना, अच्छे कर्मों से अपना नाम अमर कर लेना, बस ये एक तरीका है अपने आप को अमर बनाने का। 75 पे आते हैं। हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम, 75 का आंसर क्या होगा? डी, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। अब 76 to 80 भी हमारा एक दूसरा गद्यांश होगा जो हिंदी पे ही है। अब चलते हैं इसमें 76 क्वेश्चन। गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं, क्योंकि इससे बच्चे, आप पैराग्राफ पढ़िएगा दोस्तों, खुद से ही आपके आंसर मिल जाएंगे इसमें, और उसके बाद ही आप ऑप्शन और आंसर देखिएगा। आप इसको पोज कर लेगा, मैं आपको एक बार पैराग्राफ दिखा दे रही हूँ, ये यहाँ से ये देखिए आप पैराग्राफ, आप इसको पोज करके पढ़िएगा, अब समझ आ जाएगा। अच्छा, पिछले वाला पैराग्राफ आई थिंक मैंने नहीं दिखाया आपको, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये रहा स्टार्टिंग इसकी, कहाँ से, ये रही दोस्तों। आप इसको भी अच्छे से सोल्व कीजिएगा। ये देखिए, आप इसको पोज कर लीजिएगा, पोज करके आप इसमें से क्वेश्चन पढ़ के इसको पढ़िएगा और फिर इसको पोज करके दोबारा से क्वेश्चन पे जाइएगा। चलिए 76 पे, गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं, क्योंकि इससे बच्चे, 76 में क्या आएगा? ए, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। 77 में, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डी, यह स्कूली पढ़ाई लिखाई इससे का कोई संबंध नहीं है, जो गीता रचनाएं, अब जो हमें गद्यांश में मेंशन है, टॉपिक है। 78 में, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सी, समाज में इनकी व्याप्त सहमति नहीं है। और 79 में, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? अब हमारा देखते हैं किस दृष्टि से देखती है दोस्तों? डी, बाधक के रूप में देखती है। 80 और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 80 हमारा, इसका आंसर क्या होगा? ए, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, मतलब ये लोग सोचते हैं, जो भी मेंशन है पैराग्राफ में उसी के अकॉर्डिंग आंसर है। और दोस्तों अब हमारे 81 to 100 क्वेश्चन हमारे DI के होंगे, और जो हमारे 20 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के 4 DI होंगे, इसको आप खुद से सोल्व कीजिएगा। इसकी मैं आपको PDF दे दूँगी, और अगर आप कहेंगे कि मैं आपको सोल्व कराऊँ तो मैं खुद से सोल्व करा दूँगी। आप मुझे जो भी लगे आपको बताना कमेंट बॉक्स में। और आज हमारा ये सेकंड प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। और प्लीज़ आप अपनी जो भी प्रतिक्रिया, आपको अच्छा लगे बुरा लगे जो भी लगे, आप हमको बताइएगा ज़रूर, हमें कमेंट करिए, ताकि हम लोग अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सके। तो दोस्तों नमस्कार, इसी के साथ अपने साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।